तो बेटा ये हो जाएगा ये देश। तो कल उच्च भूमि पढ़ लिए थे ना बेटा। देखो कि अफ्रीका की उच्च भूमि क्या होती है, हमने पढ़ा था पूर्वी उच्च भूमि के बारे में। अब बात करते हैं बेटा माने इसकी निम्नवर्ती, ठीक है, निम्नवर्ती जो हमारी भूमि है उच्च भूमि कहा जाएगा निम्नवर्ती। तो बेटा लिखेंगे निम्नवर्ती मैदानी भाग। इसका कौन सा बेटा, निम्नवर्ती मैदानी भाग, निम्नवर्ती मैदानी भाग, मैदानी भाग, निम्नवर्ती मैदानी भाग। अब बेटा देखो हमने उच्च पढ़ लिया था कि पूर्व माने उच्च भूमि, अब पढ़ेंगे कौन सा, निम्नवर्ती मैदानी भाग। यदि निम्नवर्ती मैदानी भाग की बात करें कि निम्नवर्ती मैदानी भाग है क्या, है ना बेटा, तो इसको किसको कहा जाता है निम्नवर्ती मैदानी भाग। तो निम्नवर्ती मैदानी भाग तो जो बेटा मैदानी क्षेत्र से नीचे होते हैं, कौन से, मैदानी क्षेत्र से नीचे, मैदानी क्षेत्र से निचले भाग को, निचले भाग को निम्नवर्ती मैदानी भाग कहा जाता है, मैदानी भाग कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है, निम्नवर्ती मैदानी क्षेत्र। तो अब बेटा निम्नवर्ती मैदानी क्षेत्र का मतलब समझ गए ना, तो वह ऐसा भाग जो बेटा मैदानी क्षेत्र से नीचे हो, है ना, किससे हो, मैदानी क्षेत्र से नीचे हो, उसे क्या कहेंगे, निम्नवर्ती मैदानी भाग कहा जाएगा। अब ये कैसे हो जाते हैं, तो इन्हीं को बेटा क्या कहा जाता है, इन्हीं को मतलब ये जो हमारा आते हैं क्या कहते हैं, माने जैसे नदी के द्वारा जो बेनिस बनता है उस बेसिन का बनता है बेसिन, तो उस बेसिन को ही कहा जाता है, ठीक है, जो बेसिन बनाया जाए। तो बेसिन कैसा होता है, नदी के किनारे का क्षेत्र जहाँ से नदी बहती है। तो जो बेसिन आते हैं वो किसके अंतर्गत आएंगे, निम्नवर्ती मैदानी भाग के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं पहले नंबर 1 बेटा इसमें कि कौन कौन से बेसिन है, कौन कौन से यहाँ पर बेसिन मिलेंगे। तो अब यहाँ से पढ़ते हैं अमेजन बेसिन। तो अमेजन बेसिन की अगर बात करें तो इसका निर्माण कैसे होगा अमेजन बेसिन का, तो अमेजन नदी के द्वारा होता है। बेसिन का निर्माण अमेजन नदी द्वारा होता है, नदी द्वारा। तो इसका बेटा निर्माण क्या होता है, अमेजन नदी द्वारा होता है। तो ये पूछ लेगा अमेजन बेसिन का निर्माण किसके द्वारा, तो अमेजन नदी द्वारा। अगर अमेजन नदी की बात करें तो यहाँ पर बेटा देखो कौन सा पर्वत था, एंडीज पर्वत, यहाँ से फैला हुआ एंडीज पर्वत। तो एंडीज पर्वत से इसका उद्गम होगा और एंडीज पर्वत से उद्गम होकर ऐसे बेटा इधर से ऐसे होते हुए इधर माने अटलांटिक महासागर में जाके गिरेगी। तो अभी हम उसको नहीं बात कर रहे हैं, नदी जब पढ़ेंगे उसमें तो नदियों में कहाँ से उद्गम होता है, कहाँ जाके गिरती है, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। अभी इसके सिर्फ हम बेसिन के बारे में बात कर रहे हैं। तो अब देखो बेटा, तो ये देखेंगे विषुवत रेखा के करीब में पड़ जाता है, विषुवत रेखा ये हमारी जो यहाँ से जाएगी विषुवत रेखा के करीब में। तो अब इस बेसिन में क्या अधिक होगा, जैव विविधता क्या हो जाएगी, अधिक। तो यहाँ पर बेटा क्या होती है, जैव विविधता अधिक होती है, जैव विविधता सर्वाधिक होती है, अधिक होती है। अब अच्छा ये देख लिया हमने जैव विविधता सर्वाधिक होती है। तो जैव विविधता होने का कारण क्या होता है, अधिक बारिश का होना, और अधिक बारिश होंगे तो बेटा जंगल झाड़ियाँ ये भी सारी चीज़ें ज़्यादा होंगी, और ये सब जब ज़्यादा होंगे बेटा तो यहाँ पर हम देखेंगे सर्वाधिक सघन वन पाए जाते हैं। बेटा कौन से, सघन वन,
सर्वाधिक सघन वन, सर्वाधिक सघन वन, सघन वन, वन पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। तो अगर बात किया जाए कि सबसे अधिक माने जंगल कहाँ पाए जाएंगे, तो यहीं पर पाए जाते हैं। अब इन जंगलों को कहा क्या जाता है, ठीक है, सेलवासा, ठीक है, सेलवासा का जंगल कहा जाता है। तो सर्वाधिक घने वन पाए जाते हैं, और घने वन को ही क्या कहा जाता है बेटा, सेलवासा का जंगल, ठीक है, जंगल कहा जाता है, सेलवासा का जंगल। बताओ बात यहां तक समझ में आई बेटा। सेलवासा का जंगल कहाँ है, तो बेटा ये जो हमारे ये अमेजन बेसिन के पास में पाया जाता है, उसी को कहा जाता है सेलवासा का जंगल। और सेलवासा के बारे में एक और बात सुनी होगी, या बने सेलवासा का, या इसी को बेटा क्या कहा जाता है, अमेजन का जंगल, ठीक है, कौन सा, अमेजन का जंगल। तो अमेजन का जंगल किसे कहा जाता है, इसी को सेलवासा जंगल को ही कहा जाता है। और इसके संदर्भ में एक बात और सुनी होगी कि पृथ्वी का फेफड़ा, है ना, पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहा जाता है, तो सेलवासा जंगल को कहा जाता है। बात समझ में आ गई, नोट डाउन कर लें इतना, तो उसके बाद मिटा के आगे बताते हैं। अगला डालेंगे बेटा, ओरिनिको का बेसिन, ठीक है। अगर बात करें इस बेसिन का निर्माण किसके द्वारा होता है, तो ओरिनिको नदी द्वारा, नदी द्वारा, ओरिनिको नदी द्वारा होता है। इसमें अगर कहा जाए बेटा, तो खनिज तेल की मात्रा अधिक पाई जाती है। इस बेसिन में बेटा क्या पाया जाएगा, खनिज तेल की मात्रा क्या होती है, अधिक। इसमें खनिज तेल की मात्रा अधिक होती है, खनिज तेल की मात्रा अधिक पाई जाती है, अधिक पाई जाती है। और बेटा देखो यहाँ इस बेसिन में क्या मिलेगा, तो यहाँ पर कोल तार, कोल तार का अधिक उत्पादन होता है, अधिक उत्पादन होता है। और क्या पाया जाएगा यहाँ पे, तो पेट्रोलियम, पेट्रोलियम का अधिक उत्पादन, अधिक उत्पादन होता है। पेट्रोलियम का क्या होगा, अधिक उत्पादन इसी क्षेत्र में होता है। यहाँ पर बेटा घास के मैदान भी पाए जाते हैं, घास के मैदान, घास का मैदान, मैदान पाया जाता है। इस घास के मैदान को क्या कहते हैं, कोई बताएगा। यहाँ पर जो घास का मैदान पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, लानोस, है ना बेटा, लानोस। यहाँ के घास के मैदान को क्या कहते हैं, लानोस। बेटा ये क्षेत्र कहाँ पड़ता है, बेनीजुल्ला में ही पड़ेगा, समझ में आया, तियाला, ठीक है। तो अब यहाँ पर कौन सा हो जाए, लानोस, इसे क्या कहते हैं, लानोस, ठीक है। लानोस घास का मैदान बेटा किस क्षेत्र में पाया जाता है, तो इसी क्षेत्र में पाया जाएगा, ठीक है। तो जब घास के मैदान पाए जाते हैं, और क्या होगा, पशुपालन होता है, ठीक है, क्या होगा, पशुपालन इसी क्षेत्र में होता है। क्लियर है, ठीक है, फिर से बता देते हैं बेटा। अब देखो इस बेसिन का निर्माण किसके द्वारा होता है, तो ओरिनिको नदी द्वारा। इसमें खनिज तेल की मात्रा क्या होती है, अधिक पाई जाती है।
कोल तार का अधिक उत्पादन होगा, और कौन सा, पेट्रोलियम का अधिक उत्पादन होता है। और यहाँ पर घास के मैदान पाए जाते हैं, और इस घास के मैदान को क्या कहा जाता है, लानोस। ठीक है, तो लानोस घास का मैदान कहा जाता है। और क्या होगा बेटा, तो यहाँ पर पशुपालन भी अधिक होता है। क्लियर है, तो इतना नोट कर ले, उसके बाद आगे बताते हैं। ठीक है, चलो बेटा, घास के मैदान को क्या कहेंगे, लानोस कहा जाएगा, लानोस। अब इसके देखते हैं दूसरा, माने अगला जो क्षेत्र आ जाएगा इसमें कौन सा, पंपास घास के मैदान, पंपास घास के मैदान, पंपास घास का मैदान, मैदान। तो अब बेटा देखिए इसको, पंपास घास के मैदान ये कहाँ पर फैला है मुख्य रूप से, तो मुख्य रूप से इसकी यदि बात करें तो ये अर्जेंटीना में है, मुख्य रूप से, मुख्य रूप से, मुख्य रूप से अर्जेंटीना में है। अर्जेंटीना कहाँ बेटा, ये है अर्जेंटीना, अर्जेंटीना। तो ये कहाँ से है, अर्जेंटीना में है, टीना। तो अर्जेंटीना में स्थित है मुख्य रूप से इसकी स्थिति। और यह बेटा कैसा है, तो शीतोष्ण घास का मैदान है। कैसा है बेटा, शीतोष्ण। अब शीतोष्ण में कैसे कहोगे गुरुजी शीतोष्ण, बेटा देखो ये क्या है, भूमध्य रेखा के नीचे ना, और ये हम देखेंगे अर्जेंटीना के, अर्जेंटीना से बेटा कौन सी जाती है, मकर रेखा। तो मकर रेखा के नीचे वाला भाग कौन सा होता है, शीतोष्ण। तो ये बेटा कैसा है, शीतोष्ण। अगले फैक्ट की बात करें तो ये कैसा है, शीतोष्ण, शीतोष्ण। ठीक है, शीतोष्ण कटिबंधीय, कटिबंध घास का मैदान, घास का मैदान। ठीक है, अब आगे बात करें कि और ये किस किस क्षेत्र में पड़ेगा, तो ये बेटा ब्राजील में भी पड़ जाता है थोड़ा सा, और कहाँ से, बने उरुग्वे में भी। ठीक है, तो मतलब इसका थोड़ा थोड़ा सा भाग पड़ता है, लेकिन ज़्यादा भाग कहाँ पे है, अर्जेंटीना में। तो अब बेटा इसकी अगली बात कर लें, और किस देश में पड़ेगा, ब्राज़ील में पड़ेगा, ब्राज़ील और उरुग्वे। तो इन दो देश में भी पड़ता है, लेकिन कम मात्रा में है, कम मात्रा में। जितना हमारा अर्जेंटीना में फैला है उतना नहीं है। ठीक है, अब यहां से बेटा कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो चार नोज मिट्टी, चार नोज मिट्टी पाई जाती है, मिट्टी। यहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, चार नोज मिट्टी पाई जाती है। और चार नोज मिट्टी में क्या होता है, तुमने पढ़ाया, ह्यूमस ज्यादा होता है। ठीक है बेटा, इस मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा ज्यादा हुई होती है, ह्यूमरस की मात्रा, ह्यूमरस की मात्रा अधिक होती है। यहाँ पर क्या होगी, ह्यूमरस की मात्रा क्या होगी, अधिक पाई जाती है। अब बेटा देखो ये यहाँ पर बात करें, इसकी मात्रा अधिक होती है, तो यहाँ पर क्या पशुपालन होता है, तो पशुपालन भी होता है, पशुपालन भी होता है, पशुपालन, पशुपालन होता है। अगर पशुपालन होगा तो क्या यहाँ पर, तो अब बेटा देखो पशुपालन भी होता है, और पशुपालन जब होगा तो यहाँ पर, ठीक है, मांस की विक्रेता अधिक होता है। तो इस क्षेत्र में मांस की विक्रेता में अगर बात करें, मत्स्य उत्पादन में क्या है, अग्रणी है। तो ये मत्स्य उत्पादन में क्या है, अग्रणी क्षेत्र है, मत्स्य उत्पादन में अग्रणी क्षेत्र है, अग्रणी क्षेत्र है। ठीक है, मत्स्य उत्पादन में क्या है बेटा, अग्रणी क्षेत्र है। और कृषि में भी बेटा क्या है, अग्रणी क्षेत्र है। क्योंकि हम अर्जेंटीना वाले भाग में देखेंगे, यहाँ पर लिख दे रहे हैं, और फैक्ट इसके नीचे, ये बेटा क्या है, कृषि उत्पादन में अग्रणी है। और कृषि में कौन सा बेटा, गेहूं का उत्पादन अधिक होता है, गेहूं का उत्पादन
अधिक होता है, अधिक होता है। अब देखो बेटा ये भी जानते हो कि अब अगर कहा जाए माने गेहूं उत्पादन में कौन सा देश अग्रणी है, तो ये वाला माने मैदानी क्षेत्र कहाँ पे है, अर्जेंटीना में ज़्यादा। तो अर्जेंटीना हमारा क्या होगा, गेहूं उत्पादन में अग्रणी देश हो जाएगा। समझ में आ गया बेटा। तो कौन सा देश हो जाएगा, अर्जेंटीना। तो गेहूं उत्पादन में कौन सा देश अगर अग्रणी है, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना अग्रणी है, ठीक है, अग्रणी, अग्रणी क्षेत्र है कौन सा, अर्जेंटीना, ठीक है। तो अर्जेंटीना बेटा गेहूं के उत्पादन में, तो गेहूं के उत्पादन में भी है और गेहूं के निर्यातक में भी, माने निर्यात भी क्या करता है, सबसे ज्यादा करता है। गेहूं का निर्यात भी, गेहूं का निर्यात, गेहूं का निर्यात, का निर्यात, ठीक है, अधिक। तो गेहूं का निर्यात अधिक कौन करता है बेटा, तो कौन करेगा, अर्जेंटीना। तो अर्जेंटीना क्या करेगा, गेहूं का निर्यात अधिक करता है। यहां तक समझ में आ गया, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया बेटा, सबको समझ में आ गया ना। चलो अब देखते हैं बेटा, बता देते हैं एक बार फिर से। देखो कौन सा आ जाता है, पंपास घास का मैदान, ये मुख्य रूप से कहाँ पड़ता है, अर्जेंटीना में। कैसा मैदान का क्षेत्र है, तो बेटा शीतोष्ण है ना, कटिबंधीय। और अगर बात किया जाए क्या और किसी देश में पड़ता है, हाँ ब्राजील में पड़ेगा, और कहाँ पे पड़ेगा, यूरोप में पड़ेगा। यहाँ पर कौन सा, चार नोज मिट्टी पाई जाती है, और चार नोज मिट्टी में क्या होता है, ह्यूमरस की मात्रा अधिक होती है। और जब ह्यूमरस की मात्रा अधिक होगी बेटा, तो इसमें क्या होंगी, फसलें अच्छी होंगी। तो फसलें अच्छी होती है, इसलिए गेहूं का उत्पादन क्या होता है, अधिक होता है। तो अगर पूछा जाए इसमें गेहूं का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ, अर्जेंटीना में। और बेटा अगर बात की जाए गेहूं का निर्यात सबसे ज्यादा कहाँ, तो अर्जेंटीना में, ठीक है। अब जब बेटा यहाँ पर कृषि अच्छी की जा रही है, तो पशुपालन भी तो किया जाएगा, तो पशुपालन होता, और जब पशुपालन अधिक होता है तो वहीं पर बेटा माने मत्स्य का उत्पादन भी अधिक होता है, ठीक है। नोट कर लो इतना, आगे बात करते हैं। चलो देखो बेटा, अब आगे बात करते हैं, एक क्षेत्र की और बात करेंगे कि बेटा ग्रान चौक, ग्रान चौक, बेटा देखो ये क्या है, ठीक है, ग्रान चौक। तो बेटा देखो ये क्या है, तो अब ये दलदलीय क्षेत्र होता है, ठीक है, कौन सा, दलदलीय क्षेत्र। चौक, चौक बेटा, चौक माने चौक, ठीक है। तो ग्रान चौक, तो ग्रान चौक में यदि बात करें तो ये कैसा है, दलदलीय क्षेत्र है। कैसा, दलदलीय क्षेत्र होता है बेटा, दलदली क्षेत्र। तो ये दलदली क्षेत्र है। और दलदली क्षेत्र की बात करें तो ये कितने राज्यों में माने कितने देशों में पड़ता है, तो ये 4 देश में पड़ता है। कितने, 4 देशों में, 4 देशों में, ठीक है। तो बेटा कितने, 4 देशों में पड़ेगा। कौन कौन से देश पड़ते हैं, तो बेटा बोलीविया, बेटा बोलीविया पड़ता है। नंबर 2 की बात करें, ब्राजील, ब्राजील। नंबर 3 की बात करें बेटा तो पराग्वे, और नंबर 4 उरुग्वे। इन बेटा चारों में पड़ जाता है तुम्हारा ये। तो अब देखो ब्राजील में पड़ेगा, ठीक है। ब्राजील का एरिया बेटा कौन सा, ये है उरुग्वे, बोलिविया और माने पराग्वे। तो ये देखो बेटा चारों में, इन चारों में ये वाला एक क्षेत्र हो जाता है, ये वाला, और ये ऐसे करके। तो इन क्षेत्रों में बेटा कौन सा पड़ता है, ये माने ग्रान चौक, ठीक है। अब यहाँ पर बात करें कि इसकी खासियत प्रसिद्धि क्या है, तो विश्व की सबसे मजबूत लकड़ी, ठीक है, विश्व की सबसे मजबूत लकड़ी बेटा यहीं पर पाई जाती है। उसका नाम है क्यूब्रेको, बेटा क्यूब्रेको। तो ये बेटा क्या है, विश्व की सबसे मजबूत लकड़ी, विश्व की सबसे कठोर कहें, सबसे कठोर लकड़ी, ठीक है। विश्व की सबसे कठोर लकड़ी यहीं पर पाई जाती है। तो अब बेटा देखिए इसे एक नाम और दिया जाता है, कुल्हाड़ी तोड़ लकड़ी। इसे नहीं कहा जाता है कुल्हाड़ी तोड़ लकड़ी, कुल्हाड़ी तोड़
कुल्हाड़ी तोड़ लकड़ी, कुल्हाड़ी तोड़ लकड़ी। ठीक है, समझ में आ गया बेटा। और यहाँ पर इसी क्षेत्र में एक और पाया जाता है, एक लकड़ी और पाई जाएगी, बलासा। तो अब इसकी बात करें, बलासा लकड़ी, ठीक है। अगर बात करें तो ये क्या है, ये विश्व की सबसे हल्की लकड़ी है, विश्व की सबसे हल्की लकड़ी, हल्की लकड़ी। तो बेटा ये विश्व की सबसे हल्की लकड़ी है। ठीक है, बात यहां तक समझ में आ गई। ठीक है, तो इतनी चीजें लिख लें।